हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मानी सर विशाल में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम मेटली फेरस माइन रेगुलेशन आपको पढ़ा रहे हैं, इससे पहले हमने 85 to 87 रेगुलेशन देखा था। अब हम 88 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले गुड़िया यह चैप्टर 9 चल रहा है। चैप्टर यह 9 चल रहा है। इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ मेन एंड मटेरियल बाइंडिंग, मतलब आदमी और सामान का वहन, सॉफ्टवेयर बाइंडिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रेगुलेशन नंबर 88 में यह है कि वाइंडिंग रस्से आदि, मतलब वाइंडिंग रोप्स, प्रत्येक शॉफ्ट या विंज पर जहां वाइंडिंग के लिए रस्से काम में आते हैं, निम्नलिखित नियम लागू होंगे। क्या क्या लागू होंगे तो देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला वन का ये, किसी भी रस्से, छड़, बार मतलब कड़ी, लिंक, चेन अथवा डोली या अन्य वाहन से जुड़ा कोई भी ऐसा अन्य साधन काम में नहीं लिया जाएगा जो अच्छे किस्म और बनावट का स्पष्ट दृश्य विजिबल खराबी से मुक्त और गणना की हुई पर्याप्त ताकत को नहीं हो। अब आगे देखते हैं बी, डोली या अन्य वाहन से जुड़ी हुई छोटी जोड़ चेन को छोड़कर अन्य किसी जगह सिंगल कड़ी को चेन नहीं लगाई जाएगी। ऐसे ही सिंगल कड़ी की चेन सेफ्टी हुक के साथ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, वितरण पट्टी, मतलब जिसे या अन्य मान साधन के द्वारा जोड़ी जाएगी। अब अगला सी पॉइंट कह रहा है कि जहाँ सेफ्टी चेन काम आते हैं वहाँ उनकी लंबाई ऐसी रखी जाएगी कि यदि मुख्य बोल्ट, किंग बोल्ट टूट जाए तो डोली या अन्य वाहन को झटका यथासंभव कम से कम लगे। हम कोशिश करेंगे पूरे एमआर को बुक में जितना चीज़ लिखा हुआ है उसको ऑडियो बुक के फॉर्म में आप लोगों को बताना, ताकि आप सुने और समझें। मैं इस पर एक सेपरेट स्पीड वीडियो और अच्छी कंटेंट वीडियो के साथ लाऊंगा। अभी समय कम है इसलिए ऑडियो फॉर्म में आ रहा है। डी, रस्सी या डोली या अन्य वाहन को जोड़ने वाला साधन इस प्रकार का होगा और उसे ठीक रखा जाएगा कि अचानक अनजाने वह खुल ना जाए। ई, यदि रस्सा, छड़, कड़ी, चेन या जोड़ने वाला अन्य साधन जिसे काम में लाया जाता है या काम में लाने का इरादा किया जाता है, उसके ठीक होने संबंध में कोई संदेह पैदा हो तो इसका निर्णय चीफ इंस्पेक्टर पर छोड़ा जाएगा। दूसरे का है 30 मीटर से कम गहराई वाले शॉफ्ट या विंज को छोड़कर बाकी सभी चालकों में प्रत्येक रस्सा ठंडे अवस्था में खींचे गए इस्पात के तारों का बना हुआ होगा। ऐसे रस्से के तारों की मोटाई वाइंडिंग व्यवस्था के ड्रम, तुल्ली आदि की गोलाई के अनुरूप ठीक होगी। बी, सिंकिंग सॉफ्ट साइज, किसी भी सॉफ्ट में जहां आदमी लोल या हॉबीज किए जाते हैं और जहां गाइड नहीं दिए गए हैं वहां नॉन स्पिनिंग प्रकार के रस्से को छोड़कर अन्य किसी प्रकार का रस्सा काम में नहीं लिया जाएगा। सी, स्प्लाइसिंग किया हुआ स्प्लाइड रस्सा वाइंडिंग के काम में नहीं लिया जाएगा। डी, ऐसे किसी भी वाइंडिंग रस्से का प्रयोग नहीं किया जाएगा या प्रयोग चालू नहीं रखा जाएगा जिसका सेफ्टी फैक्टर अर्थात किसी भी बिंदु पर उसके ब्रेकिंग लोड हुआ जब डोली या अन्य वाहन सबसे निचले स्थान पर हो तो स्टैटिक लोड का अनुपात क्या क्या हो तो देखते हैं। पहला, 300 मीटर से कम गहराई के शॉफ्ट में 10 से कम हो जाए। दूसरा, 300 मीटर से अधिक और 500 मीटर से कम गहराई के शॉफ्ट में 9 से कम हो जाए। तीसरा, 500 मीटर से अधिक और 700 मीटर से कम गहराई के शॉफ्ट में 8 से कम हो जाए। चौथा, 700 मीटर से अधिक और 1000 मीटर से कम गहराई के शॉफ्ट में 7 से कम हो। पाँचवा, 1000 मीटर से अधिक और 1500 मीटर से कम गहराई के शॉफ्ट में 6 से कम हो जाए। या छठवा,
1500 मीटर से अधिक गहराई के शाफ्ट में 5 से कम हो जाए। फिर अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 में ए पॉइंट कह रहा है कि काम में लगाए गए या स्पेयर रखे गए प्रत्येक रस्से के ब्रेकिंग लोड, किस्म, बनावट और गोलाई को बताने वाला एक प्रमाण पत्र जो रस्सा बनाने वाली या बेचने वाली कंपनी से लिया गया है तथा उसके व्यवहार का पूरा इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इट्स यूज, इस काम के लिए रखे गए साझेदार खाते में लिखा जाएगा। इस विवरण में रस्से के साथ काम आने वाले ड्रम, पुली आदि की गोलाई भी लिखी जाएगी। वह खाता इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा लिखा जाएगा और वे उस पर दस्तखत करेंगे। खाते में लिखी प्रत्येक बात पर मैनेजर तारीख देकर प्रति हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट, जिस रस्से का ब्रेकिंग लोड या टेस्ट सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है, ऐसा रस्सा काम में नहीं लिया जाएगा जब तक कि रस्से के कैपल लगे छोर से कम 3 मीटर लंबा टुकड़ा काटकर उसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस काम के लिए अनुमोदित टेस्ट हाउस या संस्थान या लेबोरेटरी से टेस्ट नहीं करा लिया जाए। फिर चौथा, वाइंडिंग के लिए कोई भी ऐसा रस्सा काम में नहीं लिया जाएगा जो 3.5 वर्ष से अधिक समय तक काम में आ चुका है, बशर्ते कि यदि रीजनल इंस्पेक्टर का समाधान हो जाए कि किसी रस्से को कम व्यवहार में लाने के लिए ड्यू टू स्पेयरिंग यूज, तो उसकी अवधि 3.5 वर्ष से अधिक समय होने के बावजूद भी रस्सा अच्छी हालत में है, तो वे लिखित आदेश देकर उनके द्वारा लगाए गए शर्तों पर ऐसे रस्से को अधिक समय के लिए काम में लाने की अनुमति दे सकते हैं। रस्से को 3.5 वर्ष की अवधि के लिए काम में लाने की अनुमति दे सकते हैं। रस्से को 3.5 वर्ष की अवधि के बाद काम में लाने की अनुमति मांगने के प्रत्येक आवेदन के साथ सब रेगुलेशन 3 के अनुसार रखे गए खाते के में लिखी गई बातों की एक प्रति तथा उपनियम बी में बताए गए तरीके से प्राप्त किया गया रस्से की ताकत, स्ट्रेंथ का एक सर्टिफिकेट भी संलग्न किया जाएगा। ऐसा सर्टिफिकेट आवेदन की तारीख के 3 महीने से अनधिक पूर्व काटे गए रस्से के टुकड़े के संबंध में होना चाहिए, बशर्ते कि यदि रीजनल इंस्पेक्टर का यह मत है कि 3.5 वर्ष की अवधि के खत्म होने से पहले ही कोई रस्सा अचानक में काम में लाने के लिए असुरक्षित है, तो वे लिखित आदेश देकर ऐसे रस्से को वाइंडिंग के काम में लाने की मनाही कर सकते हैं। ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील पुनर्विचार चीफ इंस्पेक्टर के पास की जा सकती है। 5वें का सॉल्यूशन है, कोई भी ऐसा कैपिंग काम में नहीं लिया जाएगा जो अधिकतम स्थिर लोड, मैक्सिमम स्टैटिक लोड के 10 गुने लोड को सहन करने में असफल रहे। फिर भी किसी भी गोल रस्से का कैपल रस्से से गुजरने वाले रिवेट द्वारा नहीं जोड़ा जाएगा। सी, उस प्रकार के कैपिंग में जिसमें रस्से के अंत में तार रस्से पर मुड़कर कोण बनाएगा, रस्से तथा मुड़े हुए भाग के बीच नरम लोहे के तार बांध कर एक कोने में कोण बनाकर कैपिंग किया जाएगा। सॉकेट के ढालू भाग की लंबाई रस्से की मोटाई के 12 गुने से कम नहीं होगी। डी, रस्सा कैपिंग करने के लिए यदि हाइट मेटल काम में लाया जाता है तो ढालू भाग की लंबाई रस्से की मोटाई के 8 गुने से कम नहीं होगी। यदि रस्सा कैपिंग करने के लिए हाइट मेटल काम में लाया जाता है तो पहला, हाइट मेटल का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होगा तथा सॉकेट में डालते समय उसका तापक्रम 363 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होगा। इसको पॉइंट को नोट कीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। फिर दूसरा, सॉकेट के ढालू भाग के मतलब जो ढाल है भाग के अंदर रहने वाले रस्से के भाग में से फाइबर कोर काट दिया जाएगा और तारों को सीधा करके अच्छी तरह साफ किया जाएगा। तीसरा, सॉकेट में हाइट मेटल डालने से पहले उसे लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लिया जाएगा। अगला 6 नंबर, कोपे प्रणाली मतलब कोपे सिस्टम को छोड़कर अन्य प्रकार के वाइंडिंग व्यवस्था में प्रत्येक रस्से को हर 6 महीने में कम से कम एक बार, हर 6 मंथ में एक बार
उसकी जांच हो तो उससे भी कम अंतर पर, संभव हो तो उससे भी कम अंतर पर, तथा प्रत्येक ओवर वाइंडिंग के बाद रिकैपिंग किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक रिकैपिंग से पहले रस्से के किनारे से 2 मीटर का टुकड़ा, जिसमें कैपिंग भी सम्मिलित है, काट लिया जाएगा। ऐसे प्रत्येक टुकड़े को खोलकर उसके अंदर की हालत जांच की जाएगी। यह काम इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति की देख रेख में होगा। ऐसा व्यक्ति इस काम के लिए रखे गए खाते में रिकैपिंग की तारीख और अन्य विवरण लिखेगा, जिसमें रिकैपिंग के बाद रस्सी की लंबाई भी शामिल है, तथा तारीख देकर अपना दस्तखत करेगा। अगला लोग दोस्तों देखते हैं रेगुलेशन नंबर 89। सस्पेंशन गियर मतलब सब रूल 1 है कि जब तक चीफ इंस्पेक्टर कोई अन्य इजाज़त न दे, बराबर काम आने वाले सस्पेंशन गियर के सब भाग अधिक से अधिक 10 साल तक काम में लाए जा सकते हैं। इसके बाद उन्हें बदल देना पड़ेगा। यदि जरूरी हो तो वे किसी भी कम अंतर पर बदले जाएंगे। सब रूल 2 का ये डोली के सब चेन तथा रस्सी व डोली या अन्य वाहन के बीच के सस्पेंशन गियर के सब भाग, जिसमें सेफ्टी हुक भी सम्मिलित है, हर 6 महीने, हर 6 मंथ में और ज़रूरी हो तो इससे भी कम अंतर पर अलग अलग खोलकर साफ किए जाएंगे। उन्हें घिसाव यदि वियर एंड टियर यदि ज़रूरी हो तो नाप कर तथा जंग व क्रैक देखने के लिए ध्यान से जांचा जाएगा। सब भागों को फिर फिट करने से पहले उनका तापानुशीलन किया जाएगा अथवा उचित ताप क्रिया से ठीक किया जाएगा, बशर्ते कि सेफ्टी चेन या गियर ऐसे स्टील के बने हों जो खराब नहीं होता और एनालॉग या हीट ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है, तो चीफ इंस्पेक्टर शर्तों के साथ लिखित आदेश देकर इस कार्य में छूट दे सकते हैं। बी, सेफ्टी हुक के लिए लगाए बेल प्लेट की हर 30 दिन में कम से कम एक बार जांच की जाएगी और उसका होल कैलिपर या गेज से नापकर देखा जाएगा। सी, इस सब रेगुलेशन में बताए गए सब काम और जांच इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी या उनकी निजी देखरेख में की जाएगी। वे इस काम के लिए रखे गए साजिल खाते में तारीख तथा अन्य विवरण लिखें और तारीख देकर अपने दस्तखत करेंगे। अब अगला रेगुलेशन नंबर 90 देखते हैं। रिकैपिंग के बाद सावधानियाँ आदि मतलब प्रिकॉशंस आफ्टर रिकैपिंग। हर बार नया रस्सा लगाने के बाद या रिकैपिंग के बाद और सस्पेंशन गियर के हर बार बदलने या फिट करने के बाद इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति डोली या अन्य वाहन को माल से पूरी तरह लोड करके सॉफ्ट या विंज में 5 बार ऊपर नीचे करेंगे तथा उसके बाद कैपल व सस्पेंशन गियर के अन्य भागों की जांच करके देखेंगे कि वे ठीक काम करने की हालत में हैं कि नहीं। ऐसे हर जांच की रिपोर्ट रेगुलेशन 29 सब रूल 2 के अनुसार रखे गए खाते में लिखी जाएगी। जांच करने वाला व्यक्ति रिपोर्ट पर तारीख देकर अपने दस्तखत करेगा। रेगुलेशन 91 अगला रेगुलेशन है वाइंडिंग साधनों की जांच मतलब एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट। आपका ये आज ये चैप्टर 9 ख़त्म ही कर दे रहा हूँ। इसमें सब रूल 1 में ये कह रहा है कि इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति की यह ड्यूटी होगी कि वे निम्नलिखित जांच करें। क्या तो ए में हर 24 घंटे में कम से कम एक बार पहला वाइंडिंग रस्से का ड्रम से अटैचमेंट, डेप्थ इंडिकेटर, चाणक मतलब सॉफ्ट में सस्पेंशन गियर के सब भाग, डोली या अन्य वाहन उनके फाटक सहित तथा वाइंडिंग उपकरण का प्रत्येक बाहरी भाग जिसके काम पर व्यक्ति की सुरक्षा निर्भर करती है। दूसरा वाइंडिंग इंजन के सभी ब्रेक। फिर बी देखते हैं बी में क्या है। बी हर 7 दिन में कम से कम एक बार और बी में आई पॉइंट है प्रत्येक वाइंडिंग रस्से की जांच उससे अधिक से अधिक 1 मोटर प्रति सेकेंड की गति पर चलाकर। दूसरा वाइंडिंग इंजन के बाहरी भाग को सॉफ्ट या विंज में लगे हुए गाइड तथा संकेत व्यवस्था। सी
हर 30 दिन में कम से कम एक बार प्रत्येक वाइंडिंग रस्से की जांच उससे अधिक से अधिक 0.5 मीटर प्रति सेकंड की गति पर चलाकर की जाएगी। इस जांच के लिए रस्से पर उन सब स्थानों पर ऊपर लगे मैल व ग्रीस को हटाकर साफ किया जाएगा। विशेषकर रस्से के जिन भागों में अधिक खराबी होने की संभावना है तथा रस्से की पूरी लंबाई में 30 मीटर के अंतर पर अन्य स्थानों पर साफ किया जाएगा। इसके बाद ऐसी हर जगह को रस्से की गोलाई में होने वाले कमी तथा तारों की बाहरी हालत, घिसाव, जंग, भूरा-भूरापन, टूट मतलब करोजन, ब्रिटलनेस एंड फ्रैक्चर दिखी जाएगी। डी हर 12 महीने में कम से कम एक बार वाइंडिंग इंजन के आंतरिक भागों की व्यवस्था की जांच होगी। तीसरा रूल 2, ऐसी हर जांच की रिपोर्ट इस काम के लिए रखे गए साजिल खाते में सब रेगुलेशन ऐसी हर जांच की रिपोर्ट इस काम के लिए रखे गए साजिल खाते में लिखी जाएगी तथा जांच करने वाला व्यक्ति उस पर तारीख देकर अपना दस्तखत करेगा। उस पर इंजीनियर तारीख देकर पते हस्ताक्षर करेंगे और जहां उचित योग्यता वाला इंजीनियर नहीं है वहां मैनेजर द्वारा पते हस्ताक्षर किए जाएंगे। फिर सब रेगुलेशन 3, ऊपर लिखे किसी भी जांच में यदि ऐसी कोई खराबी या कमी पाई जाती है जिससे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो ऐसी हर कमजोरी या खराबी की लिखित रिपोर्ट तुरंत इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति को तथा मैनेजर को दी जाएगी। जब तक ऐसी कमजोरी या खराबी हटा न ली जाए तब तक वाइंडिंग व्यवस्था को काम में नहीं लिया जाएगा। अब अगला रेगुलेशन नंबर 92 पर आते हैं, फाटक और फेंसिंग, गेट्स एंड फेंस। तो इसमें कह रहा है कि सॉफ्ट या विंज के ऊपरी भाग पर और काम आने वाले हर इंसेट पर उपयुक्त फाटक और फेंसिंग दिए जाएंगे जो डोली या अन्य वाहन चालक के ऊपरी भाग पर या इंसेट पर न रहने पर चालक के मुंह को अच्छी तरह से बंद करके रखेंगे। चीफ इंस्पेक्टर की लिखित अनुमति जिस पर उनके द्वारा लगाई गई शर्तें लागू होंगी की स्थिति को छोड़कर हर एक ऐसा फाटक जो सीधे खड़े वर्टिकली शाफ्ट पर लगाया गया है स्वचालित सेल्फ ऑपरेटिंग होगा। दूसरे का ए, दूसरा कहाँ से है? ऐसे प्रत्येक लैंडिंग पर जहां व्यक्तियों को सॉफ्ट के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने की जरूरत पड़ती है वहां एक उपयुक्त रास्ता बनाया जाएगा जिसमें वे सॉफ्ट के एक तरफ से दूसरे तरफ सॉफ्ट में प्रवेश किए बिना या सॉफ्ट को पार किए बिना जा सके। ऐसा हर रास्ता बाईपास 1.8 मीटर से कम ऊंचाई का और 1.2 मीटर से कम चौड़ाई का नहीं होगा तथा उसे रुकावट से मुक्त रखा जाएगा। बी, डोली या अन्य वाहन में प्रवेश करने या उससे बाहर आने के लिए अथवा डोली की जांच, मरम्मत या अन्य काम करने के लिए जरूरत होने को छोड़कर अन्य किसी समय कोई भी व्यक्ति चालू सॉफ्ट की मतलब सॉफ्ट बॉटम पर खुली एक्सपोज जगह में प्रवेश नहीं करेगा या उससे पार नहीं होगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने दिया जाएगा जब तक कि डोली या अन्य वाहन रोककर नहीं रखा जाए और व्यक्ति के बचाव के लिए उचित प्रबंध न कर लिया जाए जब तक किसी भी व्यक्ति को ऐसी जगह काम करने नहीं दिया जाएगा। रेगुलेशन 93, सॉफ्ट में काम करने वाला या सॉफ्ट से उतरने चढ़ने वाले लोगों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ पर्सन राइडिंग और वर्किंग इन सॉफ्ट। सब रेगुलेशन 1, डोली या अन्य वाहन को चलाने का सिग्नल हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति उसमें चढ़ेगा या उतरेगा नहीं तथा जब तक कि वह निर्धारित जगह पर पहुंच न जाए तब तक कोई भी व्यक्ति उससे उतरेगा नहीं। सॉफ्ट या विंच की जांच, मरम्मत, उससे अन्य किसी काम में लगे हुए व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति डोली या वाहन की छत ऑन द टॉप या किनारे एज पर चढ़ेगा नहीं। रेगुलेशन 2, सॉफ्ट या विंच के ऊपर या नीचे या लैंडिंग पर प्रत्येक व्यक्ति बैट्समैन या बेलमैन जैसा हो कि कानूनी लॉफुल आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा।
सब रेगुलेशन 3 का ए, जब कोई वायरिंग का काम चालू है तो कोई भी व्यक्ति सॉफ्ट की जांच, मरम्मत आदि का काम नहीं करेगा। जब सॉफ्ट की जांच या मरम्मत या अन्य काम में व्यक्ति लगे हैं तो इस काम के लिए ज़रूरत को छोड़कर अन्य अवस्था में वायरिंग नहीं किया जाएगा या वायरिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बी, तीसरे का बी, सब रेगुलेशन तीसरे का बी, सॉफ्ट या वेंस की जांच, मरम्मत या अन्य काम में लगे व्यक्तियों के चार्ज वाला व्यक्ति बैट्समैन और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर को सचेत वार्न करेगा कि ऐसी जांच, मरम्मत या अन्य काम शुरू होने वाले हैं। सी, सॉफ्ट या वेंस की जांच और मरम्मत या अन्य काम में लगे व्यक्तियों के साथ कम से कम एक अन्य व्यक्ति रहेगा। यदि उन लोगों को शाफ्ट में गिरने से रोकने के लिए कोई अन्य उपाय नहीं किया गया है तो ऐसे व्यक्तियों को उपयुक्त सेफ्टी बेल्ट दिए जाएंगे। डी, शाफ्ट या वेंस की जांच, मरम्मत या अन्य काम में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर से गिरने वाली चीज़ों से बचाव के लिए उपयुक्त छादर, कवरिंग दिया जाएगा। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षक हेलमेट प्रोटेक्टिव हेलमेट दिया जाएगा और वह ऐसा काम करते समय उसे लगाए रहेगा। रेगुलेशन 94, इसमें यह कह रहा है कि सामान्य सावधानियाँ जनरल प्रिकॉशन। सब रेगुलेशन 1 कि वाइंडिंग इंजन घर में कोई भी अनधिकृत अनऑथराइज्ड व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा या उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समझ में आया? अब सब रेगुलेशन 2, कोई भी ऐसा नाबालिग, एडोलसेंट अथवा महिला, वुमेन डोली या अन्य वाहन द्वारा सॉफ्ट या वेंस में न उतरेंगे और न चालक के ऊपर उठेंगे जब तक कि उसके साथ एक या अधिक वयस्क पुरुष एडल्ट मेल न हो। समझ रहे हैं? जब तक कोई एडल्ट आदमी ना हो तब तक उसके साथ एक महिला या कोई नाबालिग पुरुष डोली या अन्य वाहन पर नहीं चढ़ेगा। सब तो अगला रेगुलेशन हम अगला चैप्टर अध्याय 10 में पढ़ेंगे, रेगुलेशन 95 से, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन मटेरियल इन हॉलेज के बारे में। इसमें वाइंडिंग के बारे में पढ़ा रहे थे, इसमें हॉलेज के बारे में। यहाँ जुड़े रहने धन्यवाद। नए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।